हाय गाइस। आज जो बुक पढ़ने जा रही हूँ उस बुक का नाम है अच्छा बोलने की कला और कामयाबी। चैप्टर 5 गति में बदलाव की कुशलता। लैटिन भाषा ने एक ऐसा शब्द विरासत में दिया है जिसका स्पष्ट रूप समतुल्य उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने इसे अपना लिया है। इसके स्वरूप को नहीं बदला गया। ये शब्द है टेपो, जिसका अर्थ होता है गति में बदलाव। इसे गति बदलने में लगने वाले समय के आधार पर मापा जाता है। ये कारण है कि गीत और संगीत की कला में इसका योगदान बेहद सीमित है, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ठोस चीज़ों में टेपों को महसूस किया जा सकता है। इसके अर्थ का सटीक उदाहरण देने के लिए हम कह सकते हैं कि बैलगाड़ी धीमी टेपों के साथ आगे बढ़ती है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी तेज टेपों के साथ दौड़ती है। आधुनिक बंदूक बेहद तेज टेपों के साथ मिनट के 600वें हिस्से में गोलियां दाग देती है, जबकि पुराने मंजिल बंदूक को दोबारा भरने में 3 मिनट लगते हैं। यानी धीमी टेपों के साथ गोली दागी जाती है। सभी संगीतकार इस सिद्धांत को बखूबी पहचानते हैं। आधे शोर को उठाने में आठों शोर को उठाने से ज़्यादा समय लगता है। मंच पर प्रभावी पेशकश के लिए टेपों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि वक्ता पूरे भाषण को एक ही स्वर और लहजे में प्रस्तुत करता है तो यकीनन वक्ता ने भाषण को जोर और बल के सुंदर प्रभाव से वंचित रखा है। बेसबॉल को फेंकने वाला खिलाड़ी, क्रिकेट में गेंदबाज, टेनिस में सर्विस करने वाला खिलाड़ी सभी गति में बदलाव के महत्व को बखूबी समझते हैं। गेंद फेंकते समय टेपों ने बदलाव किया जाता है। इसी प्रकार वक्ता को भी टेपों में बदलाव के महत्व को समझना चाहिए। प्रस्तुति के दौरान गति में बदलाव से स्वाभाविकता झलकती है। एक रूपता के अध्याय में स्वाभाविकता के महत्व को समझाया गया है। स्वाभाविकता के साथ टेपों में बदलाव भाषण को और ज़्यादा आकर्षक बना देता है। कलाकार के लिए स्वर की गति में बदलाव करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि कलाकार इस हुनर पर कमज़ोर पकड़ रखता है तो अभिनय में निरसता महसूस होती है। लिहाजा कलाकार की तरह वक्ता को भी इस हुनर पर मजबूत पकड़ बनानी चाहिए। हालांकि स्वाभाविक बर्ताव को समझने के लिए कई आधारभूत और प्रभावी साधन हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह एक ऐसी प्रतिभा है जिसे खोने के बाद दोबारा हासिल करना मुश्किल होता है। मंच पर प्रस्तुति का यह वह आदर्श स्तर है जिसे हासिल करने की भरपूर कोशिश की जाती है। हालांकि प्रत्येक वक्ता के लिए इसका अर्थ भिन्न होता है। इस तथ्य की जानकारी हमें आगामी अध्यायों में मिलेगी। यदि सभी वक्ता और कलाकार अपनी शैली में बदलाव के सिद्धांत को पूरी ईमानदारी से निभाएं, प्रत्येक फुसफुसाहट, कराह, विराम, चुप्पी और तेज स्वर को कुशलता से प्रस्तुत करें, तो निस्संदेह परिणाम काफ़ी आकर्षक होंगे। भाषण के दौरान यदि प्राकृतिक अंदाज का तड़का लगा दिया जाए तो भाषा शैली प्रकृति के सबसे खूबसूरत तोहफे के समान आकर्षक हो जाती है। वास्तविक कहानियों से प्रेरित लेखक असल भाषा की जानकारी का प्राकृतिक रस संवाद में घोल देते हैं और दर्शकों तक इसका स्वाद टेपों में उतार चढ़ाव की कला के जरिए पहुंचता है। कल्पना कीजिए कि आप निम्नलिखित पंक्ति के पहले वाक्य को धीमी गति यानी टीमे टेपों में बढ़ते हैं और दूसरे वक्ता वाक्य को तेजी से महसूस कीजिए कि इसका प्रभाव कितना प्राकृतिक या अप्राकृतिक प्रतीत होता है। इसके पश्चात पूरी पंक्ति को एक तरफा से पढ़िए, अंतर खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने अपने चाकू के साथ क्या किया। ओह, मुझे अब याद आया, मैंने चाकू मेरी को दे दिया था। इस उदाहरण के जरिए यह पता लगता है कि एक ही वाक्य में टेपों के बदलाव की ज़रूरत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि शब्द और वाक्य के लिए ही टेपों में बदलाव लाना पड़े। लंबी पंक्ति बोलने में भी टेपों के बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है।
गति में बदलाव के एक रूप तक खत्म होती है। टेपों में लगातार बदलाव के जरिए कैनरी चिड़िया अपने संगीत को अत्यंत कर्णप्रिय बना देती है। यदि राजा सोलोमन एक वक्ता होता है, वह जंगली चिड़ियों के ही नहीं बल्कि मधुमक्खियों के व्यवहार से भी प्रेरणा लेता। किसी ऐसे गीत की कल्पना कीजिए जिसमें केवल एक चौथाई स्वर हो। एक ऐसे वाहन की कल्पना कीजिए जो केवल एक ही रफ्तार से चलता हो। गति में बदलाव से बल मिलता है। गति में किया गया बदलाव प्रभावशाली होता है और दर्शकों को आकर्षित करता है। यदि कोई रेलगाड़ी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में दौड़ रही है तो मुमकिन है कि आप इस रफ्तार पर ध्यान न दें, लेकिन यदि अचानक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलने लगे तो आपका ध्यान जरूर आकर्षित होगा। संभव है कि रेस्तरां में खाना खाते वक्त आपका ध्यान धीमे बज रहे संगीत पर न जाए, लेकिन यदि संगीत की आवाज़ अचानक तेज कर दी जाए तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस ओर जाएगा। ये सिद्धांत भाषा की कला में भी समान रूप से लागू होता है। यदि आप कोई महत्वपूर्ण तथ्य दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो तथ्य को टेपों में बदलाव के साथ कुशलता से पेश कीजिए। निसंदेह ऐसा करने पर दर्शकों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। निम्नलिखित संवाद का इस्तेमाल एक नाटक में किया गया था। जो मैंने कहा था, मैं उसे भूलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए याद रखें। मुझे परवाह नहीं यदि आप 6 बंदूकें अपने साथ ले आएं। संवाद का पहला वाक्य बड़े आराम से बोला गया। याद रखने वाला दूसरा वाक्य विद्युत की गति से प्रस्तुत किया गया। इसी बीच कलाकार ने संवाद का आखिरी वाक्य बोलते वक्त रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया। इस संवाद का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि दर्शकों के जेहन में पूरा नाटक तो धुंधला पड़ने लगा, लेकिन इस संवाद को अगले 6 महीनों तक याद रखा गया। एक प्रभावी वक्ता ने बनने की तैयारी में जुटे छात्र आसानी से समझ सकते हैं कि कलाकार अपने संवाद को यादगार बनाने के लिए इसी कला का इस्तेमाल करते हैं। गति के सिद्धांतों का अभ्यास करते वक्त नियमों से ज़्यादा विचार का ख्याल रखना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस वाक्य को तेज गति से बोला गया और किसे धीमी गति से। महत्व इस बात का है कि भाषण के दौरान इस कला का इस्तेमाल किया गया या नहीं। भाषण के दौरान टेपों में बदलाव के हुनर का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उत्तेजना में वाक्य को ज़रूरत से ज़्यादा गति दे दें। नए वाक्यों में ये दोष ज़्यादा देखने को मिलता है। श्रीमती सिंडोन का नियम था कि समय लें। करीब 1 सदी पहले चिकित्सा विज्ञान में बंदूक से उपचार नामक औषधि मिश्रण के जरिए इलाज की प्रथा का चलन था। इसके अंतर्गत करीब 50 अलग अलग औषधियों का मिश्रण मरीज को दवा के तौर पर इस उम्मीद के साथ दिया जाता था कि कोई एक दवा काम कर जाए। हालांकि चिकित्सा प्रणाली में यह योजना कारगर साबित नहीं होती, लेकिन भाषा को विविधता प्रदान करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है। गेट्सबर्ग समाधि स्थल पर समर्पण। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता एकाधिकार का विकासशील राष्ट्र के गठन की कल्पना की थी, लेकिन आज हम गृह युद्ध में व्यस्त हैं। बड़ा सवाल है कि क्या उदारवादी सोच के साथ किसी राष्ट्र की स्थापना की जा सकती है? क्या यह सोच लंबे समय तक टिक सकती है? एक दूसरे से हमारा सामना युद्ध भूमि में हो रहा है। हम अपने पूर्वजों की सोच को जिंदा रखने के लिए युद्ध भूमि में उतरे हैं। ये बिल्कुल उचित है कि हम राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्न करें, लेकिन एक मायने में हम समर्पित नहीं हो सकते। हम संकल्प भी नहीं ले सकते। हम इस धरती के पवित्र नहीं कर सकते। इस धरती के लिए समर्पित जीवन या मृत बहादुर योद्धा जिसने इस सोच के लिए संघर्ष किया है, वह युद्ध हमारे अंदर मौजूद नहीं है।
दुनिया हमारे बलिदानों को याद नहीं रखेगी, लेकिन हमारे पूर्वजों के बलिदान सदा याद रखे जाएंगे। पूर्वजों के अधूरे कार्यों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस मुहिम को सहजा के साथ आगे बढ़ाएंगे। अधूरा पड़ा महान कार्य पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने की आवश्यकता है। पूर्वजों के बलिदान से प्रेरणा लेकर अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए संपूर्ण की ज्योति जलानी होगी। प्रण लेना होगा कि हमारे पूर्वजों का बलिदान व्यर्थ न जाए। प्रभु की कृपा से हमारे राष्ट्र में फिर से स्वतंत्रता का परचम लहराएगा। जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी गई सरकार का फिर से गठन होगा।